देश में हमेशा डिजिटल दुनिया में नागरिकों की सेफ्टी पर चर्चा होती आई है। देश में अब जल्द ही 1.3 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेंगे, लेकिन उतनी ही तेजी से इंटरनेट पर फ्रॉड की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जालसाजी की घटनाएं भी बढ़ी हैं और डिजिटल सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। खासतौर से एआई के आने के बाद से तो फ्रॉड के मामले और डिजिटल सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जोखिम का यह दायरा उतनी ही तेजी से बढ़ा है। खास तौर पर बच्चों के लिए इंटरनेट सुरक्षित नहीं रह गया है और इस बात को लेकर चिंताएं लगातार व्यक्त की जाती रही हैं। बच्चों के लिए इंटरनेट पर एक सेफ और ट्रस्टवर्दी यानी कि भरोसे लायक वातावरण बनाने पर चिंता भारत की नहीं है, सिर्फ पूरी दुनिया की यह चिंता है। और भारत की यंग एज पॉपुलेशन को देखते हुए तो बच्चों के लिए एक सेफ इंटरनेट बनाने की जरूरत कुछ ज्यादा ही महसूस होती है और तुरंत महसूस होती है। ऐसे में केंद्र सरकार देश के नए डिजिटल इंडिया एक्ट में बड़ा फोकस उन बच्चों पर दे रही है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार जून के पहले हफ्ते में डिजिटल इंडिया कानून का पहला ड्राफ्ट जारी करेगी। इस ड्राफ्ट में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस ड्राफ्ट को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा विधेयक में बच्चों के डेटा से जुड़े तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ खास सुरक्षा प्रावधान लागू किए गए हैं। ये थोड़ा कड़वे लगेंगे उनको और इसका प्रतिकार भी किया था ऐसे प्लेटफॉर्म्स ने, लेकिन मकसद ये है कि बच्चों को वयस्कों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित इंटरनेट मिल सके। इस ड्राफ्ट में बड़ी तकनीकी जो कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, उद्योग संगठन हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन तमाम लोगों की सलाह ली गई। इसमें बच्चों के डेटा की सुरक्षा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा, उनकी गोपनीयता, गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स के नियमों को दायरे में लाने की बात कही गई। यही नहीं, रिवेंज पॉर्न, साइबर बुलिंग, डार्क वेब, डॉक्सिंग को भी इस दायरे में लाया जाएगा। जिस तेजी के साथ बच्चों की जिंदगी और उनकी पढ़ाई और करियर के लिए टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की जरूरत बढ़ रही है, देश के लिए माइनर्स यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक सेफ इंटरनेट इकोसिस्टम लागू होना बहुत जरूरी लगता है। ऐसे में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी कि डीपीटीपी बिल, जिसका ड्राफ्ट हम सबके सामने आने वाला है, उसमें क्या अपेक्षाएं की जानी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल। हमारे साथ हैं विवेक सूद साहब, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और ऑथर हैं साइबर लॉ सिंप्लीफाइड के। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अश्विनी उपाध्याय, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, अब क्योंकि ड्राफ्ट हम सबके सामने आ जाएगा जून के फर्स्ट वीक में, हम क्या अपेक्षा करें? और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा ये इतना पेचीदा विषय है कि कभी कभी इसमें जो टेक जायंट्स हैं और सरकार हैं, उनके बीच में एक तरह की रस्साकशी भी हुई। एक पर्टिकुलर सामंजस्य पर आने में कई बार ओपिनियन का डिफरेंस भी हमने देखा। तो हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए और कितना महत्वपूर्ण होगा इन ड्राफ्ट्स का आना? सर देखिए, जो लोग ऐप बनाते हैं या जो अलग तरीके का अलग अलग जो वेबसाइट्स बनाते हैं, उनका ले दे के एक ही पर्पस होता है, पैसा कमाना। वो कोई चैरिटी नहीं करती। उनको ले दे के वो चाहे वो गेमिंग ऐप बना रहे हो, सोशल मीडिया में कोई नया ऐप बना रहे हो, बच्चों के खेलने के लिए कोई गेम बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अल्टीमेटली वो उनको पैसा चाहिए। वो इस बात को लेके कंसर्न नहीं है कि हमारे खासतौर पे इंडिया में जो कल्चर है उसका क्या होगा, बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, इंडियन ट्रेडिशन का क्या होगा, बाद में ये बच्चे किस मोड में चले जाएंगे, कल को क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कल को कोई सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत सारी चीजें देखी जा रही। तो ले दे के जो चाहे वो स्टार्टअप है या जो भी है, उनका वो कंसर्न नहीं है सामान्यतः। लेकिन सरकार की ये ड्यूटी है कि वो दोनों के बीच में बैलेंस सुनिश्चित करे। हमारे बच्चों को नेट मिलना चाहिए, लेकिन वो नेट उनके लिए एक तरीके से प्रोएक्टिव काम करे। बेसिकली ये जो पूरी डिजिटल दुनिया है, ये दुआल जी, ये पूरी तरीके से चाकू की तरीके है। अब इस चाकू से फल भी काटा जा सकता है और हाथ भी काटा जा सकता है। सामान्यतः देखा गया है कि आज की डेट में फल काटने के साथ साथ ये हाथ काटने के भी काम आ रहा है। इसी में से बहुत सारी चीजें, लोग क्राइम भी सीख रहे हैं, मर्डर करना सीख रहे हैं, सुसाइड करना भी सीख रहे हैं और भी पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं। दूसरा,
बहुत सारी बात, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों के जो उसमें डेटा फीड कर रहे हैं वो पूरा पूरा पब्लिश हो जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। उनकी जो कई और भी चीजें ऐसी हैं जो मैं शायद मैं अभी व्यक्त नहीं कर सकता यहाँ पब्लिकली, वो प्रॉब्लम भी आ रही है। तो इनके बीच में एक बैलेंस करना था, तो इसलिए हम तो आशा ये करते हैं सरकार से, सरकार संविधान के अंतर्गत चलती है जी, संविधान के फंडामेंटल राइट को देख ले, फंडामेंटल राइट पर्टिकुलरली आर्टिकल 29, आर्टिकल 21 को देख ले। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू डिग्निटी, राइट टू आइडेंटिटी। हमारे बच्चों की राइट टू आइडेंटिटी सुरक्षित होनी चाहिए, उनकी राइट टू डिग्निटी सुरक्षित होनी चाहिए। आर्टिकल 25 राइट टू कल्चर, आर्टिकल 29 राइट टू ट्रेडिशन। तो भारत मतलब नेट का यूज तो हो, लेकिन वो इंटरनेट का यूज कहीं हमारे बच्चों की आइडेंटिटी डिग्निटी ने खराब कर दे। दूसरा, कहीं वो भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय जो जीवन शैली है उसके साथ में होना चाहिए, उसको मतलब असिस्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी पूरी परंपरा, हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारी रीति रिवाज, हमारा जो पारिवारिक, बिल्कुल सर, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ तो बिल्कुल डिजिटल इंडिया एक्ट आएगा, लेकिन स्पेशली जो बच्चों का है यहाँ पर इसलिए है विवेक सूद साहब, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे, और खास तौर से माइनर्स जो हैं 18 साल से कम उम्र के, वो मोस्ट एक्टिव यूजर्स ऑन इंटरनेट हैं आज की डेट में, और पूरी दुनिया के साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं। और इनके डिजिटल एज में, इसको डिजिटल एज कहा जा रहा है अब ग्लोबली, इनकी डिजिटल एज में जो रिस्क है हार्म और थ्रेट्स के, उनको माइन्यूट करने के लिए क्या आपको लगता है जो अब तक जो छन के बात आई हैं इसके मसौदे से और सरकार के इंटेंशन से, जो लग रहा है, आप संतुष्ट हैं सर कि ये बच्चों के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच वाला हमारा नजरिया होगा इस ड्राफ्ट में? बहुत बहुत आपने ठीक कहा। बच्चे वल्नरेबल हैं इस इंटरनेट एज में। जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर पॉर्न है, साइबर बुलिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं इन क्राइम से। इसलिए मैं कहूँगा, मैं सरकार को ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी पॉजिटिव मूव है इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन, और दिस इज मच नीडेड इन दिस डे एंड एज। हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट दी साइबर क्राइम्स एंड अगेंस्ट ऑल दी नेगेटिविटी अराउंड द इंटरनेट। और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट का। इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव इन द राइट डायरेक्शन। वी मस्ट स्ट्रेंथन द लॉज दैट प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन इन द डिजिटल एज, एंड दिस इज अ वेरी गुड मूव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सर। अब एक अश्विनी जी, एक बात यहाँ पे जो रह जाती है कि भाई इनएप्रोप्रिएट और अनसूटेबल जो कंटेंट है बच्चों के लिए, वो क्या हो, उसमें क्या ना हो। दूसरा, बच्चों तक अगर ये कंटेंट पहुंच रहा है तो इसमें एक छन्नी तो इसमें लगानी पड़ेगी सर। अब छन्नी लगाने के लिए उसमें कई लेयर्स हैं। अगर आप कहते हैं साहब कि सिर्फ बच्चों को ही, वो बच्चों के पेरेंट्स को ही इजाज़त दीजिए, एक अमुक एज के बाद जो है बच्चों, अमुक एज से नीचे बच्चों के लिए आप डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर आने की एंट्री उनको मत दीजिए। दूसरी तरफ हम डिजिटल इंडिया चाहते हैं, दूसरी तरफ हम ऑनलाइन लर्निंग चाहते हैं, बच्चों को आगे भी बढ़ाना है, तो ये बैलेंस कैसे होगा सर? देखिए, इसका बैलेंस का मेरा एज चूंकि मैं एडवोकेट हूं और मैं तो केवल संविधान की बात करता हूं, इसका बैलेंस इसी संविधान में है। संविधान का प्रीएम्बल क्या कहता है? यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी। तो स्वाभाविक सी बात है, जो आज की डेट में इंटरनेट के दौर में जो बच्चे, उनको वायलेंस दिया जा रहा है और भी चीजें आ रही हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो सरकार को देखना पड़ेगा कि कंटेंट वो होना चाहिए जो इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी सिखाए, न कि इसका उल्टा सिखाए। जो डिग्निटी सिखाए, जो जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी सिखाए, जो हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, अगर फिर इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आके जाइए आप आर्टिकल 29, 30 में, जो राइट टू आइडेंटिटी सिखाए, राइट टू लिबर्टी सिखाए, राइट टू डिग्निटी सिखाए, राइट टू कल्चर सिखाए, राइट टू ट्रेडिशन सिखाए, राइट टू फूड सिखाए, राइट टू हेल्थ सिखाए, वो सिखाए, न कि
आज की रेट में जो अमेरिका भुगत रहा है या यूरोप के बाकी कंट्रीज भुगत रहे हैं, आज आपकी डेट अमेरिका में क्या हो रहा है? देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे आर्म्स लेके आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं भारत में नहीं हो रहा, भारत में भी हो रहा है, लेकिन अमेरिका का कल्चर वसुधैव कुटुंबकम का नहीं रहा, लेकिन हमारा कल्चर रहा है। तो हमारे इंटरनेट में कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम दिखना चाहिए, कानून में दिखना चाहिए। हमारे इस कानून में कहीं ना कहीं सत्य अहिंसा का भाव दिखना चाहिए। तो जो हिंसक बट सर, इतनी बड़ी इंटरनेट की दुनिया है अश्विनी सर, इसको रेगुलेट कैसे करेंगे? फिर अगर आप रेगुलेट एक एक कंटेंट को करने लग जाएंगे, फिर आप पर आरोप ये लगेंगे कि आप काम करने नहीं देना चाहते, आपको कारोबारी माहौल नहीं बनाना चाहते। तो इसमें बैलेंस कैसे होगा? फिर ये मसला फिर कोर्ट में जाएगा, फिर वो सरकार वर्सेस ये जो बिग टेक्स हैं ये होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे मूल उद्देश्य हैं हम उनसे कहीं भटक ना जाएं? डोवाल जी, कहावत है ना, समरथ कोई नहीं दोष गोसाई। ये जितने बड़े बिग जो है बिग बुल्स हैं, या इनको जो कह लीजिए, इनको सांड कह लीजिए, जो कुछ कह लीजिए, ये इनकी चाइना में हिम्मत नहीं पड़ती। चाइना का रूल्स आप देख लीजिए, क्या उन्होंने गजब रेगुलेट किया है। क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, कितना दिखाना, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। उन्होंने तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर रखा है, हिम्मत ही नहीं वहां पे जाने की। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत की सरकार की ड्यूटी है वो भारत की संस्कृति को बचाए, हमारे बच्चों को बचाए, हमारे बच्चे जो फैमिली वैल्यूज से दूर हो रहे हैं उनको रोके। बट अश्विनी जी यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि अगर आप एक टारगेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, अब सवाल उसमें ये कि आप कितने प्लेटफॉर्म्स को बंद कीजिएगा। अगर आप अपना ही कोई इकोसिस्टम लेकर आइए, जैसे आप चाइना का उदाहरण दे रहे हैं, उन्होंने कुछ वेस्टर्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन लगा के अपने यहाँ के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए, लेकिन इसके अलावा, इसके बावजूद वहां पर साइबर प्रिडेटर्स की कमी नहीं है, वहां पर साइबर बुलिंग रुक नहीं रही है, वहां पर जो क्रिमिनल्स हैं, ऑनलाइन क्रिमिनल्स हैं, वो जो बच्चों की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आई है सर। तो प्लेटफॉर्म आप जो मर्जी दे दीजिए। नहीं डोवाल जी, मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं। कानून बहुत बड़ी चीज होती है। अभी कुछ दिन पहले टर्की में एक व्यक्ति ने बैंक अकाउंट हैक किया। उन्होंने कानून गजब का बनाया हुआ, उसको 335 साल की सजा हुई। उसके बाद दोबारा टर्की में किसी ने अकाउंट हैक करने की हिम्मत नहीं की। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, थाईलैंड में एक आदमी ने चिटफंड जैसे नहीं अपनी ये चिटफंड स्कीम लॉन्च करते हैं, ऐसी चिटफंड स्कीम लॉन्च किया और करीब 16,000 लोगों का पैसा लेके गायब हो गया। कानून उन्होंने कठोर बनाया, 1,41,000 साल की सजा हुई। दोबारा थाईलैंड में कोई चिटफंड स्कैम हुआ ही नहीं है। कानून बहुत बड़ी चीज होती है। आपने कभी दुबई में क्राइम नहीं देखा होगा। क्या मजाल कोई जाके दुबई में किसी के अकाउंट हैक कर ले? क्या मजाल कोई जाके आपके सिंगापुर में किसी के अकाउंट हैक कर ले? क्या मजाल जाके आपके जो है टर्की में किसी के अकाउंट हैक कर ले? बहुत स्ट्रिक्ट पिनल प्रोविजन जितना तगड़ा होगा, कहते हैं भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। कलयुग में दंड जितना कठोर होगा, लाठी आपकी जितनी मजबूत होगी, सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत जितना तगड़ा आप अपनाएंगे, उतना शांति रहेगी। नहीं तो ये गिद्ध है, मैं इनको गिद्ध कहता हूं। आज की डेट में बहुत सारे लोग गिद्ध की तरीके, केवल पैसे के लिए, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि भारत की नई जनरेशन कहां चली जाएगी, उनको चिंता ही नहीं है। एब्सोल्युटली सर। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन स्कैम्स की जो बाढ़ आई है, उसके सबसे ज्यादा शिकार हमारे वयस्क लोग हो रहे हैं। जो सयाने लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विदेशों से पढ़ के आ रहे हैं, वो तो ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन वल्नरेबिलिटी को ये लोग एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, वो भी बच्चों की, ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है मुझे। सूद साहब, आपको लगता है कि एक तो कानून हमारे यहाँ बहुत लेट आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कानून नहीं है। हमारे यहाँ आईटी एक्ट 2000 है, अगर उसमें थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट होकर अगर उन्हीं कानूनों का पालन किया जाए तो ऐसा नहीं है कि आईटी एक्ट 2000 में कोई प्रावधान ऐसे नहीं है। डोवाल जी, हमारा जस्टिस सिस्टम इतना स्लो है कि सजा होने में 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाता है। ऑलराइट, दुरुस्त आया। ये बहुत ही अच्छी मूव है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें मैं कुछ बैलेंस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मेरी ये ओपिनियन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो 18 इयर्स का जो थ्रेशोल्ड रखा है, इसको 16 इयर्स कर देना चाहिए, फर्स्टली। सेकेंडली, ये दिस इज द लॉडेबल एफर्ट। देखिए, अगर हम एफर्ट ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहां से आएंगे? ये एक चैलेंज है
इसकी इम्प्लीमेंटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वाइल प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द एडल्ट्स, ये एक चैलेंज रहेगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कानून ही नहीं होना चाहिए। हमारा कानून होना चाहिए, एक कानून को एक एफर्ट करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। इसके बावजूद कुछ क्राइम्स होंगे, पर इस क्राइम्स मिनिमाइज होंगे। बट यहाँ पे सर एक सूद साहब, यहाँ पे एक क्लैश जो आ रहा है वो ये आ रहा है, अगर आप इंटरनेट कंपनी या इस तरह के इंटरमीडियरीज पर बहुत ज़्यादा लगाम लगाते हैं, अब उनका जो ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहा है, ये जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा अगर ना भी कहें सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है, जो सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट लेकर आ रहा है उनके प्लेटफॉर्म्स के लिए, जो सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो यही एज ग्रुप है, वो 13-14 साल से और 24 साल के बच्चे। अगर इनमें हम 18 और 16 को भी हटा दे फिर भी एक सिग्निफिकेंट एज है, तो फिर एक फिर अचानक फिर अगेन वो क्लैश नहीं होंगे। और दूसरा, ये कंपनी सर हमेशा ये दावा करती हैं कि उनके जो कार्य करने की जो शैली है उसमें बच्चों की मानसिक स्थिति, बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम्स, इन सब को संज्ञान में लिया जाता। तो दावे तो वहां से बहुत होते हैं सर। देखिए, मेरी ओपिनियन में जो इंटरनेट है, वो इंटरनेट हैज टू बी रेगुलेटेड। ये जो हमारा जो लॉ आ रहा है वो यही कह रहा है कि हम इंटरनेट को रेगुलेट किया जाए बच्चों के पर्सपेक्टिव से। ये कहीं प्रोहिबिट नहीं कर रहा, इंटरनेट को रोक नहीं रहे हैं, ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। और मैं इसमें एक चीज और कहूंगा कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे वो नैरोली डिफाइन होने चाहिए। जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, या बच्चों की जो वल्नरेबिलिटीज हैं उन वल्नरेबिलिटीज पे ये लॉ आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटरनेट को ब्लॉक कर देना चाहिए बच्चों से। इट हैज टू बी रेगुलेटेड अप्रोप्रिएटली। एब्सोल्युटली, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। और मैं फिर कहूंगा, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये एक्ट ला रही है और बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोविजन ला रहे हैं, इट इज एप्रिशिएबल। देखिए, जब ये बहुत ही रेलेवेंट है इन टुडेज डिजिटल एज। एब्सोल्युटली सर। और जब ये ड्राफ्ट की बात पहले भी आई थी, उस समय भी जब देखा इस तरह के इंटरमीडियरीज ने कि सरकार थोड़ा सा सख्त हो रही है, तो सरकार के पास चले गए अपनी बात रखने के लिए कि साहब हमारे काम का क्या होगा। तो जैसा आप दोनों कह रहे हैं, और मैं अपनी एक बात कंप्लीट करता हूं। आप बोलिए सर। डोवाल जी, हाँ, देखिए, हमारे देश में साइबर क्राइम के मामले में या जो कहीं कहीं वायलेशन हो रहा है उसमें सजा नहीं हो रही है, इसीलिए क्राइम भी कंटिन्यू है, वायलेशन भी कंटिन्यू। तो आपको ये देखना पड़ेगा सिंगापुर में कैसे क्राइम कंट्रोल किया है उन्होंने, कैसे किया। उन्होंने क्या किया, पुलिस चार्टर लागू किया और जुडिशियल चार्टर लागू किया। पुलिस चार्टर में उन्होंने क्या किया, एक कंप्लेन के 1 घंटे के अंदर आपको एफआईआर दर्ज करना है और एफआईआर के 1 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चार्जशीट फाइल कर देना। जुडिशियल चार्टर में क्या किया, आपको 1 साल के अंदर इसका फैसला कर देना। मुझे लगता है जब तक हम पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक हम कोई बहुत अच्छा कानून भी बना ले तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, कहीं सजा नहीं हो पाएगी, तो इसका खौफ नहीं पैदा होगा। कानून का खौफ तब होता है जब कानून कठोर हो, इन्वेस्टिगेशन स्पीडी हो और जस्टिस भी बहुत सुपर फास्ट तरीके से हो। बिल्कुल सर। पर फिर अगेन एक दिलचस्प बहस उसमें ये आ जाती है कि बहुत ज्यादा कठोर कानूनों से क्या कुछ हासिल होगा। सिंगापुर में कैपिटल पनिशमेंट पर कितनी बड़ी बहस पूरी दुनिया में चल रही है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन बहरहाल आज उस पर बहस नहीं, आज हमारा जो बच्चों के प्रोटेक्शन जुड़ा था। लेकिन दोनों का यही सजेशन है कि अगर सरकार चाहे तो स्वाभाविक रूप से अच्छे तरीके से इसको इंप्लीमेंट करके बच्चों के अधिकारों को और उनके डिजिटल प्रोटेक्शन को सुनिश्चित किया जा सकता है। उम्मीद यही करते हैं कि जून में जो ड्राफ्ट आ रहा है उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सूद साहब, थैंक यू सो मच। अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।